Good evening to all of you. Good evening. Good evening, Siddharth, Pushkar, Aman, Reena. Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear. Good evening, Neha. Good evening, Siddharth. Good evening, Prajwal. Good evening, Tinjil. Good evening to all of you. Good evening, Tejpal, Ankit. Bhai, good evening. Good evening to all of you. Good evening, Rupali. Good evening, Jai Hind, Chetan, Irshad, Kajal. Good evening. Ayushi, Surendra. और कोई है? बहुत कम लोग आए यार आज. सागरिका, साम साम. गुड इवनिंग भाई. चेतन, गुड इवनिंग. अभिनव, मरियम, मेघा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अंजलि, गोल्डी बाय. गुड इवनिंग कृष्णा, सोयाक, मधुश्री, सतीश, आइरिस, भरत. गुड इवनिंग प्रियांशु. गुड इवनिंग ज्योतिमा. गुड इवनिंग प्रज्वल. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग कुणाल. गुड इवनिंग प्रणीत. ठीक है. गुड इवनिंग अनिरुद्धा, प्रवीण, सत्यजीत, सागरिका. ठीक है. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग राकेश. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्टार्ट करें हम लोग. ठीक है. गुड इवनिंग. मैं सिंगिंग मस्त करता हूं. मैं सिंगिंग कोई अच्छा नहीं करता हूं. चलो चालू करते हैं. हाँ ठीक है भरत, क्लास के बाद में बात करता हूं. जय श्री कृष्णा. नेजुको पोमाडो. मस्त नाम है, नेजुको. चलो स्टार्ट करते हैं, बट टाइम बिना वेस्ट किए. देखो कल मैंने आप लोगों को कितने सारे रिलेशंस पढ़ाए थे. कल मैंने बहुत सारे रिलेशंस पढ़ा लिए थे आप लोगों को. क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आइरिस. अगर मैं कल के बारे में बात करूं तो मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ाया आप लोगों को, फिर मैंने आप लोगों को इरिफ्लेक्सिव पढ़ाया, फिर मैंने सिमेट्रिक पढ़ाया, फिर मैंने एंटी सिमेट्रिक पढ़ाया और फिर मैंने असिमेट्रिक पढ़ाया. राइट. ये मैंने अभी तक आप लोगों को रिलेशन जो है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ाया है. मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस दैट आई हैव टॉट यू टू ईच एंड एवरीवन कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इरिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है और असिमेट्रिक क्या होता है. ठीक है. एक और रिलेशन हमारा बचा हुआ है जिसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा उसको सॉल्व करके. लेकिन इसके पहले, ट्रांजिटिव पढ़ने के पहले, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था. मुझे पता है आप लोग एग्जॉस्ट हो गए, तो मैं ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी उसी तरीके से कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने एग्जॉस्ट कर लिया है. ठीक है, आप टेंशन मत लो उस चीज का. देखो अभी तक आप सिर्फ सुनते जाओ, मेरे को ऐसे थक गए कुछ भी मत लिखो, सिर्फ सुनते जाओ, बात का मैं संभाल लूंगा. अब जैसे देखो, मैं अगर आप लोगों को ये बोलूं ना कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था. अभी तक हम लोगों ने जब कभी भी रिलेशंस पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, ये एक ए सेट लेते थे और ये क्या होता था, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता था. ठीक है. अब क्या करते थे, फिर हम लोग क्या करते थे कि इसको ए क्रॉस ए को हम लोग, ये ऑर्डर पेयर के लिए हम लोग ए क्रॉस ए कर लेते थे. फिर ए क्रॉस ए को क्या करते थे, इसको हम लोग एक कंडीशंस के थ्रू पास करते थे और फिर हम लोग क्या करते थे, ये हम लोग जाते थे और ये रिजल्ट में जाते थे और रिजल्ट में चेक करते थे कि यहां पर हमारा रिलेशन है या नहीं है. मतलब अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना होता तो हम लोग कहां चेक करते थे, हम लोग यहीं पर चेक करते थे. अगर इफ यू वांट टू चेक इवन फॉर इरिफ्लेक्सिव आल्सो, देन वेयर वी आर चेकिंग इट, वी आर नॉट चेकिंग एट द सेट लेवल, वी आर नॉट चेकिंग एट द क्रॉस प्रोडक्ट लेवल. ठीक है. अब हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग चेक करते थे वो हम लोग यहां पर चेक करते थे, ये रिजल्ट के बारे में चेक करते थे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इरिफ्लेक्सिव क्या होता है. ये बेसिकली हम लोग यहां पर रिजल्ट में चेक करते थे. अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था, मतलब अब जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि ये जो होता था ये हमारा फाइनाइट होता था. ठीक है. फाइनाइट होने का मतलब क्या होता था कि हम लोग अगर ये लेते थे कि ये एक जो सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है. उसके बाद में जब आप ए क्रॉस ए कराते थे तो ये भी आपका क्या आता था, ये भी आपका फाइनाइट आता था. फिर उसके बाद में जब हम लोग रिजल्ट चेक करते तो ये रिजल्ट भी क्या आता था, फाइनाइट आता था.
तो जब ये फाइनाइट, फाइनाइट होने का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसका विजुअलाइजेशन है कि अगर मैंने ए लिया, ए में 1 2 और 3 एलिमेंट ले लिए, फिर मैं ए क्रॉस ए कर देता था, तो आपको आता था 1 1 आता था, फिर आपको 1 2 आता था, फिर आपको 1 3 आता था, ऐसे करके फाइनाइट आता था आप लोगों को, राइट। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, इस कंडीशंस के थ्रू पास करते थे, और ये कंडीशन पास होने के बाद में हमारा ये जो रिजल्ट आता था, हम लोग ये रिजल्ट में चेक करते थे कि ये रिजल्ट जो होगा वो बेसिकली मेरा फाइनाइट होगा या नहीं होगा, और इस फाइनाइट में हम लोग चेक करते थे। फाइनाइट होने का मतलब है कि अगर मैं एक रिलेशन लूं और फिर उसमें ये चेक करो कि भाई 1 1 जो होगा, ये 2 2 जो होगा, ये 3 3 होगा, क्या ये सिमेट्रिक होता है नहीं होता है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक होता ही नहीं होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली फाइनाइट को लेके ना है, वो बेसिकली इनफाइनाइट को लेके है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, अब ना आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट। पहले मैं क्या लेता था, पहले मैं एक फाइनाइट सेट लेता था, अब जो है ना मैं एक इनफाइनाइट सेट लूंगा। कि लेट्स कंसीडर कि एक जो इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, देखो आप ना इसको कंपेयर करते जाओ, यहां पर मैं ए लेता था जो कि बेसिकली मेरा फाइनाइट होता था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जेड लूंगा, जेड जो होगा वो मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब जेड जो है वो एक सेट है, सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो एक एक करके आएंगे, -2 -1, फिर 0 आता था, फिर 1 आता था, फिर 2 आता था, तो ऐसे करके सेट ऑफ एलिमेंट्स आते थे। फिर मैं क्या करता था, यहां पर ये कंपेयर करते जाओ, जब मैं ए लेता था तो अब मैं ए के बजाय मैं जेड लूंगा। अब यहां पर मैं क्या करता था, मैं ए क्रॉस ए करता था, लेकिन अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर जेड क्रॉस जेड करूंगा। अब देखो ये भी आपका सेट जो है वो इनफाइनाइट है, और ये वाला जो सेट है वो भी आपका इनफाइनाइट है, जेड क्रॉस जेड। अब इसको जब आप पास करोगे किसी दूसरे कंडीशंस में, तो आपका जो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी कभी कभी आपका क्या होता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर दिए या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट सेटिस्फाई कर दिए, तो ये जो रिजल्ट है वो आपका फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है। फाइनाइट मतलब अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया तो एक एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा जो कि फाइनाइट होगा, लेकिन कभी कभी ये इनफाइनाइट भी होता है। अब सोचने वाली बात ये है कि रिजल्ट में अगर मेरे को 3 एलिमेंट आते थे तो 3 एलिमेंट को मैं लिख लेता था 1 1 2 2 3 3 करके, लेकिन जब अगर मेरा रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट तो मैं लिखते तो नहीं बैठूंगा, इतना पेशेंस ना तो आपके अंदर है ना तो मेरे अंदर है, और ना ही ये पॉसिबल भी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स लिखते जाओ। अब ये रिजल्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स अगर आप लिखते जाओगे तो यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखने के बाद में इसको हर एक एलिमेंट को चेक करना भी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये रिजल्ट जो है वो अब इसके फॉर्मेट में ना लिख के मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखूंगा। मैंने आप लोगों को जब मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब जैसे एक तरीका है रोस्टर मेथड कि आप फाइनाइट वाले को इजीली रिप्रेजेंट कर लो, दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहां पर ये जो होता है इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इसको ऐसे करके और फिर कंडीशंस हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो एक होता है रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कंडीशन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोग लिख देते हैं और फिर ये कंडीशंस लिख देते हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेट बिल्डर नोटेशन सॉरी रोस्टर मेथड हम लोग फाइनाइट के लिए यूज करते थे क्योंकि वहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट के लिए सेट बिल्डर नोटेशंस यूज करेंगे। सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखूं कि लेट्स कंसीडर मेरा एक रिलेशन है जिसमें मेरे को ऑर्डर पेयर मिलेगा a, b सच दैट कि a शुड बी इक्वल्स टू b। अब मुझे ये चेक करना है, अब देखो पहले मेरा रिजल्ट क्या आता था, ये आता था, अब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो अब मैं किसमें चेक करूंगा, सारे रिलेशन मैं जो है अब इसमें चेक करूंगा कि ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये मेरा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ये मेरा रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। समझ में आया, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोग ना ये वाले रिजल्ट में जाएंगे और ये वाले रिजल्ट में चेक करेंगे कि बेसिकली ये वाला जो मेरा होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ये एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये असिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हमारा सेट है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जेड क्रॉस जेड लेते हैं। अब ये जेड क्रॉस जेड को हम लोग पास करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट में हम लोग चेक करते हैं कि a कॉमा b जो है दैट विल बी a इट इज इक्वल्स टू b, आ रहा है नहीं आ रहा। तो लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट विद रिस्पेक्ट टू दैट।
अब जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लूं कि लेट्स कंसीडर ये R1 है। अब ये R1 जो है, ठीक है, अब इसमें मैंने लिख दिया कि A कॉमा बी, ये वो A कॉमा बी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सच दैट कि A प्लस बी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब अब ना ये वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जो A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेंगे। अब जो मेरा सेट है वो ये देखना, मेरा सेट जो है वो बेसिकली क्या है, मेरा सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहले एक दो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आप लोगों को सॉल्व करना है। अब वहां पर मैं क्या लिखता था, वहां पर मैं ये ऐसा लिखता था ना कि A कॉमा ए दैट बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसको भी लिखने के दो तरीके हैं। जैसे मैं लिखता था कि A कॉमा ए दैट बिलोंग्स टू R। अब ये ना लिख के मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं ऐसा लिखूंगा A मस्ट बी रिलेटेड टू A। फिर मैं सिमेट्रिक का क्या लिखता था, A कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू R एंड देन इट विल इंप्लाइज कि B कॉमा ए दैट आल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसको मैं ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिखूंगा कि A इज रिलेटेड टू B एंड देन इट विल इंप्लाइज B इज रिलेटेड टू A। कॉन्सेप्ट आपका वही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, मतलब ये तो 2 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि अरे सर आपने किया है कि A कॉमा बी बिलोंग करता है R में, तो उसी चीज को हम लोग A रिलेटेड टू B करेंगे। तो सर अगर सेम चीज है तो आप चेंज क्यों कर रहे हो? चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इनफाइनाइट के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता है और कुछ बात नहीं है, बाद में वही कॉन्सेप्ट है। ये इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो पहले मैं ऐसे लिखता था A कॉमा ए दैट बिलोंग्स टू R। अब मैं ऐसा लिखूंगा A मस्ट बी रिलेटेड टू A। बट अब कंडीशन कहां है, देखो कोई भी चीज रिफ्लेक्सिव होगी, A रिलेट कर रहा है A के साथ में कब, कंडीशंस पुट करने के बाद में। व्हाट इज माय कंडीशन, माय कंडीशन इज A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो A कॉमा बी आपका तब सेटिस्फाई करेगा जब A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका A प्लस ए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3। क्या मैं बोलूंगा ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? क्या अगर ये हमेशा बोलूंगा कि 2A विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 3, क्या मैं बोलूंगा ये रिफ्लेक्सिव होगा? कैन आई से दैट इट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट? नो, इट विल नॉट बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। मतलब अगर आप इसका विजुअलाइजेशन देखोगे तो विजुअलाइजेशन ऐसा आएगा। आप ना ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये मेरा सेट है Z, फिर आपने क्या किया, Z क्रॉस Z पास आउट किया, ठीक है, ये आपका आ गया सारे एलिमेंट ऑफ पेयर्स में। अब यहां पर आपने एक कंडीशंस लगाई है। कंडीशन क्या है कि A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 आना चाहिए। A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 आना चाहिए। जब A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3, ये कौन कौन से एलिमेंट को पास करेगा? ये क्या करेगा मालूम है, 0,0 को पास कर देगा। ये क्या करेगा मालूम है, 1,1 को पास कर देगा। लेकिन ये क्या करेगा मालूम है, 2,2 यहां पर जो ऑर्डर पेयर है ये आएगा इसके पास में, बोलेगा भाई मुझे इस तरफ जाने दो। क्योंकि रिजल्ट हम लोग कहां चेक करते हैं, हम लोग ये सर्कल के अंदर चेक करते नहीं, हम लोग ये रिजल्ट में चेक करते हैं। तो ये हम लोग याद रखो हमेशा कि हम लोग जो रिलेशन चेक करते हैं वो रिजल्ट में चेक करते हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट में अगर 2,2 आएगा तो ये स्टॉप कर देगा, बोलेगा कि तू नहीं जा सकता है। तो हम लोग रिजल्ट में ढूंढेंगे ना कि भाई सारे सेम एलिमेंट आ रहे नहीं आ रहे। 0,0 दिख जाएगा, 1,1 दिख जाएगा, लेकिन 2,2 वो बेसिकली यहां पर प्रेजेंट है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो वी कैन से दैट कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। समझा? टफ नहीं है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर सिमेट्रिक चेक करूंगा, अब इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है, पहले मैं ऐसा लिखता था ना लॉजिक कि A कॉमा बी बिलोंग करेगा R में, तब ये करेगा कि B कॉमा ए दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में ऐसा लिखूंगा कि A इज रिलेटेड टू B एंड देन इट विल इंप्लाइज कि B मस्ट बी रिलेटेड टू A। अब ये A रिलेट कर रहा है B के साथ में, फिर B रिलेट करेगा A के साथ में। तो ये A रिलेट करेगा B के साथ में कब करेगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि भाई A रिलेट तब B के साथ में तब करेगा जब A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 है। अगर A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि B प्लस ए विल ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 3? यस, देन वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो अगर ये वाली चीज आपकी ट्रू हो जाएगी तो 100% ये वाली भी चीज आपकी ट्रू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये फ्लिपिंग अलाउ करेगा, तब मैं बोल सकता हूं कि ये रिलेशन जो होगा वो आपका सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सौरभ ये आइडिया है, हमको सब नहीं चेक करना, हमको बस कुछ आइडियाज चेक करने हैं। क्लियर है?
फटाफट बस कमेंट करते जाओ, बाकी का तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी का कॉन्सेप्ट इजी है भाई, कॉन्सेप्ट इजी है और आपका सर डाकू है, टेंशन नहीं लेना। ओके, क्या आप चेक कर सकते हो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एग्जांपल दो मुझे। क्या आप चेक कर सकते हो कि ये असिमेट्रिक है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे बता दो। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक बता दो फटाफट मुझे। राइट, अब देखो सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक में ये फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है। जब अगर ये फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है तो एंटी सिमेट्रिक इट हेट्स द फ्लिपिंग, तो वैसे ही एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा और असिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि असिमेट्रिक भी हेट करता है फ्लिपिंग, लेकिन इसमें भी फ्लिपिंग अवेलेबल है, इसमें भी फ्लिपिंग आ रही है, मतलब बेसिकली दे आर अलाउइंग द फ्लिपिंग। So if they are allowing the flipping, then antisymmetric and asymmetric will not be getting the answer. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको थोड़ा और विजुअलाइज वे में कर सकता हूं। अब इसका विजुअलाइजेशन और भी थोड़ा, मैं थोड़ा और भी विजुअलाइजेशन में कर लेता हूं, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये सर्कल खुद का सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप ना इसको ऐसा समझो, ठीक है। अब जैसे मैं कौन सा कंडीशन लगा रहा हूं, आप ना बस इसको इस तरीके से समझो। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है उन बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा मालूम है, उन बच्चों के लिए मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। जैसे देखो बारिश का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब ये बारिश के टाइम में क्या होता है मालूम है, हर एक जगह पर डैम जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं। अब ना आप भी इसको ऐसे ही कंसीडर करो कि भाई ये एक डैम है, ठीक है। यहां पर समझो इस तरफ जो है ये Z क्रॉस Z का पानी भरा हुआ है। Z क्रॉस Z का पानी भरने का मतलब है कि 0,0 भी इसी तरफ है, फिर उसके बाद में 0,1 भी इसी तरफ है, फिर -1,0 भी इसी तरफ है, फिर 2,2 भी इसी तरफ है। तो ये जो जितने भी पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरफ भरे पड़े हैं। और ये किसके फॉर्मेट में है, ये Z क्रॉस Z के फॉर्मेट में है। अब क्या हो गया, अब यहां पर मैंने एक फिल्टर लगाया। अब ये फिल्टर मेरा क्या है मालूम है, ये मेरा फिल्टर है कि a + b इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। अब ना ये देखना कि रिजल्ट क्या क्या आएगा। अब जैसे ये जो रिजल्ट है, अब जैसे डैम में क्या होता है कि वहां पर एक वॉल्व होता है, वहां पर एक कंडीशन होती है, एक आप ये समझ लो कि डैम में क्या बोलते हैं यार, एक वॉल होता है, वॉल ही बोलते हैं, ठीक है। वो डैम का वॉल जब ओपन करते हैं तो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ आता है। तो अब ये क्या करेगा, ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इस तरफ आएगा। अब जैसे कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, अब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि 1,2 भी यहां पर प्रेजेंट होगा, तो ठीक उसी टाइम पे 2,1 भी प्रेजेंट होगा, फिर 0,3 भी प्रेजेंट होगा, तो भाई 3,0 भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 + 2 इट इज लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, फिर 2 + 1 भी लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, फिर 0,3 भी लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, 3,0 भी लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो जब मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आपको एंटी सिमेट्रिक कहां पर चेक करना है, तब आप बोलोगे कि सर हमको एंटी सिमेट्रिक जो है वो इसमें चेक करना है। तो अब ये हमने कल ये पढ़ा था कि एंटी सिमेट्रिक जो होता है वो बेसिकली क्या करता है मालूम है, इट डज नॉट अलाउज द फ्लिपिंग। जब आप देखोगे तो ये देखो 0,3 एंड 3,0 यहां पर फ्लिपिंग आ रही है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक उसी तरीके से मैं असिमेट्रिक भी बोलूंगा कि फ्लिपिंग आ रही है, इसलिए ये असिमेट्रिक नहीं है। क्यों ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक इसलिए होगा कि जब जब यहाँ पर हस्बैंड प्रेजेंट है वाइफ भी प्रेजेंट होगा, देन आई कैन से दैट कि a + b लेस देन और इक्वल टू 3। ये इसका कंप्लीट विजुअलाइजेशन है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब कब ये एंटीसिमेट्रिक होगा, कब कब ये असिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये था इसका बेसिक आइडिया, क्लियर है। अब आपको जहां कहीं पर भी चेक करना है, आपको ये रिजल्ट में चेक करना है। हम इस तरफ बात नहीं करेंगे, इस तरफ, ठीक है। सर आपने जो लॉजिक से समझाया था वैसे भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो चेक करेंगे वो इस तरफ नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहां पर तो सारी पॉसिबिलिटी मिलेगी। हमको जो चेक करना है वो बेसिकली यहां पर ये रिजल्ट में चेक करना है। जो पानी बह के आ रहा है ना, इस पानी में हमको चेक करना है कि क्या ये एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, क्या ये असिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ये हमारा मेन कंडीशन है।
बाकी का इस तरफ तो सारे इनफाइनाइट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो हमको जो चेक करना है वो जो है वो डैम के इस तरफ चेक करना है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशन, अब ये R2 मैंने ले लिया, अब इस R2 में आई विल ट्राई टू राइट डाउन a कॉमा b such that a it is equals to b plus 1. Okay, can you try to find it out कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, क्या ये असिमेट्रिक है। पहले ये चार के लिए चेक कर लो कि व्हाट शुड बी योर आंसर। A it is equals to b plus 1. Can I say that it is reflexive? Reflexive नहीं है। What should be symmetric? ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब समझो कि हमें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, दैट कंडीशन मस्ट बी a मस्ट बी रिलेटेड टू a। तो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन सेज दैट कि a इट इज इक्वल्स टू a प्लस 1। ये बेसिकली मैथमेटिक्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या किसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्रिक। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक, then A must be related to B, then it will implies कि B must be related to A, then A is related to B। घर से कंडीशन नहीं लेके आनी है, कंडीशन हमको यहां से चेक करनी है। कंडीशन क्या कहता है कि A it is equals to B plus 1 and then it will implies कि B it is equals to A plus 1। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो ट्राई टू टेक सम ऑफ द कंडीशंस। अब अगर मैं कंडीशंस लेना चाहूं, जैसे ये A है तो मैं यहां पर लूंगा कि मैं 2,1। अब ये 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, वाई, क्योंकि 2 इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। तो जब आप इस कंडीशन को चेक करोगे तो ये क्या कहेगा कि a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू ऑफ a इज बेसिकली 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज बेसिकली 1। नाउ ट्राई टू सेटिस्फाई हियर, वैल्यू ऑफ b इज बेसिकली 1 एंड 1 इट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 which is not true according to the mathematics, that is why it is not true। तो क्या मैं बोलूंगा ये सिमेट्रिक होगा, नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये फ्लिपिंग को अलाउ नहीं कर रहा है। जब अगर ये फ्लिपिंग को अलाउ नहीं कर रहा है तब हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो एंटीसिमेट्रिक होगा, और हम लोग बोल सकते हैं ये जो होगा वो असिमेट्रिक होगा। सो दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है, आ गया समझ में, इजी है, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो पूरे जेड के लिए नहीं चेक करना है, अपने को क्या करना है मालूम है, एक या दो एग्जाम्पल से ही अपने को समझ में आ जाएगा। अच्छा वेदांत, टेल मी द आंसर, सारे एलिमेंट का मतलब क्या हो गया आपका। आप लॉजिक नहीं यूज कर रहे हो। लॉजिक क्या कहता है कि इफ a कॉमा बी इज प्रेजेंट, इररिफ्लेक्सिव भी चेक कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है। इररिफ्लेक्सिव भी चेक कर लो, कितना टाइम लगेगा। क्लियर है एवरीवन, प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज फाइन and you do not have any problem that will be related to that। किसी को कोई डाउट है इसमें बता दो मुझे। क्लियर है,
नो डाउट राइट। आगे बढ़ू मैं? यस, इट विल बी इररिफ्लेक्सिव। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तब मैं ना आई कैन गो एंड आई कैन ट्राई टू गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस। तो मैं क्या कर सकता हूं मालूम है, मैं ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। लेट्स कंसीडर कि ए इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ग्राफ्स इनटू ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ठीक है, ग्राफ नंबर 4, ये दुनिया की जितनी भी ग्राफ्स हैं मैं इनको यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। ये जो ए है, ठीक है, और लेट्स कंसीडर दिस इज अ जी। जी इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ग्राफ्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जी क्रॉस जी कर दिया। जब मैं अगर जी क्रॉस जी करूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग विच इज नथिंग बट ग्राफ 1, इट इज ऑर्डर पेयर मिलेगा ग्राफ 1 का ग्राफ 1 के ग्राफ 2 के साथ में, या तो ग्राफ 1 का ग्राफ 1 के साथ में, या तो ग्राफ 1 जो है वो ग्राफ 3 के साथ में। ऐसे मेरे को बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। अब मैं कंडीशन जो है वो लगाने वाला हूं। मेरा रिलेशन ये होगा कि टू ग्राफ्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ग्राफ 1 इट इज रिलेटेड टू ग्राफ 2। ये कब रिलेट होगा, जब ग्राफ 1 इज आइसोमॉर्फिक टू ग्राफ 2, ठीक है। ग्राफ 1 इज आइसोमॉर्फिक टू ग्राफ 2, ठीक है। अब मैंने यहां पर ये कंडीशंस लगा दी है, किसकी, आइसोमॉर्फिज्म की। अब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि भाई G शुड बी रिलेटेड टू G, बट व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन है कि G1 जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हर एक ग्राफ जो होगी वो खुद के साथ में क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी। तो दैट इज व्हाई इट विल बिकम द रिफ्लेक्सिव। अब अगर मैं सिमेट्रिक चेक करूं तो सिमेट्रिक क्या कहेगा कि ग्राफ 1 इट इज रिलेटेड टू ग्राफ 2 एंड देन इट विल इंप्लाइज कि ग्राफ 2 मस्ट बी रिलेटेड टू ग्राफ 1। तो ये क्या कहेगा मालूम है, ये कहेगा कि एक ग्राफ जो है अगर वो आइसोमॉर्फिक है ग्राफ 2 के साथ में, तब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ग्राफ 2 जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा ग्राफ 1 के साथ में। तो इट विल बिकम द सिमेट्रिक आल्सो। समझ में आया कि नहीं आया? आप दुनिया में कुछ भी रिलेट करवा सकते हो। रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यू कैन रिलेट एनीथिंग। आपको जो कुछ भी लेना है आप पहले एक सेट बना लो, क्रॉस प्रोडक्ट करवा लो, उसके बाद में यहां पर कंडीशंस लगा दो। अब ये कंडीशंस लगाने के बाद में यू कैन ट्राई टू चेक एवरीथिंग। अगर ये सिमेट्रिक होगा, फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है, तो एंटी सिमेट्रिक फॉल्स आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक इट विल नॉट बिकम द एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इट विल नॉट बिकम द असिमेट्रिक, इट विल नॉट बिकम द इररिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? प्लीज लेट मी नो दैट एवरीवन। यू कैन रिलेट एनीथिंग ब्रो, यू कैन रिलेट एनीथिंग। क्या रिलेट, क्या करना है भाई? भरत बता दो मुझे, क्या रिलेट करवाना है? अरे कुछ भी नहीं है, ये बड़ा इजी है। सेट के एलिमेंट जहां लिखते थे वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्राफ्स के फॉर्मेट में जा रहा हूं। वेदांत भाई, ठीक है, वेदांत मुझे ये बोलो कि क्या तुम 2,2 से एंटी सिमेट्रिक डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी सिमेट्रिक? Vedant, you tell me what is the concept of antisymmetric? The antisymmetric, it says कि it should not be allowing the flipping, but it allows the same element. अगर वो सेम एलिमेंट अलाउ करता है 2,2, तो क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि वो एंटीसिमेट्रिक होगा? भाई सेम एलिमेंट से हम गारंटी नहीं ले सकते एंटीसिमेट्रिक की। एंटीसिमेट्रिक की दो कंडीशन है कि ये फ्लिपिंग भी अलाउ नहीं करना चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन के पीछे तुम पढ़ के बैठे हो, इसमें क्या है, इसमें फ्लिपिंग अलाउ नहीं करेगा। यहां पर 2,2 ये तो सेम एलिमेंट भी नहीं अलाउ कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है अब आपकी, बताओ? सबको समझ में आ रहा है? नहीं विश्वजीत, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिलेट करने के लिए हम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गिव जनरल स्टेटमेंट। क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में जाता हूं। इसमें एंटी कैसे हुआ यार? आप लोग देखो, कल मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को, आप लोग भूल क्यों रहे हो?
मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था, सारी चीजें मैंने क्लियर बताई थी कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सेम एलिमेंट, सारे सेम एलिमेंट आने चाहिए। एंटीसिमेट्रिक कब होता है, जब वो सेम एलिमेंट भी अलाउ करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बट फ्लिपिंग के लिए मना करता है। अब यहां पर देखो, यहां पर फ्लिपिंग हो रही है, मतलब ग्राफ 1 इट इज रिलेटेड टू ग्राफ 2, तो यहां पर अगर फ्लिपिंग हो रही है तब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फ्लिपिंग हुआ तो एंटीसिमेट्रिक फ्लिपिंग के लिए मना करता है, असिमेट्रिक भी फ्लिपिंग के लिए मना करता है, इररिफ्लेक्सिव सेम के लिए मना करता है। तो ये रिफ्लेक्सिव के हिसाब से अगर ये सेम दे रहा है तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक इसमें क्या कर रहा है, फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है, तो एंटीसिमेट्रिक फ्लिपिंग नहीं अलाउ करेगा, असिमेट्रिक फ्लिपिंग नहीं अलाउ करेगा। इट इज वेरी मच क्लियर। इसीलिए कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज करके वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया ताकि आज कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को रिवीजन नहीं करना है। बोलो फटाफट, कोई डाउट है, किसी को डाउट है पहले बता दो मुझे, क्योंकि फिर मैं और डिटेल में जाने वाला हूं अभी। बोलो फटाफट। ठीक है, ठीक है। अब जरा हम लोग ये चेक करते हैं। अब जैसे मैंने एक सेट लिया है, दिस इज आवर सेट दैट कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2, 3। फिर मैं इसका क्या करता हूं, पावर सेट ऑफ ए ले लेता हूं, दैट आई विल बी गेटिंग विच इज नथिंग बट 5, एंड देन आई विल बी गेटिंग 1, देन आई विल बी गेटिंग 2, और फिर मैं ऐसे करते करते क्या करूंगा, दैट आई विल बी गेटिंग 1, 2 एंड 3। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अब यहां पर देखो पावर सेट ऑफ ए इंटू पावर सेट ऑफ ए करूंगा। जब अगर मैं पावर सेट ऑफ ए इंटू पावर सेट ऑफ ए करूंगा तो अब मेरा देखना ऑर्डर पेयर कैसे मिलेगा। फिर मुझे मिलेगा 5, 5, ठीक है। फिर मुझे क्या मिलेगा, 5, एंड देन 1, ठीक है। फिर क्या मुझे मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा 1 एंड देन इट विल बी 2। ऐसे करते करते मुझे ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे यहां पर। अब मेरा कंडीशन क्या लगा रहा हूं मैं, यहां पर देखना, मेरा रिलेशन है कि दो सेट एक दूसरे के साथ में तब रिलेट करेंगे जब एक सेट जो है इट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ बी। ये मेरी कंडीशन है। तो अब क्या होगा मालूम है, अब पहली कंडीशन की रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है कि हर एक सेट खुद के साथ में रिलेट होगा। तो कहना है से दैट ए इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ए, इट विल ऑलवेज बी ट्रू एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट। अब अगर मैं सिमेट्रिक के लिए चेक करूंगा तो सिमेट्रिक मुझे क्या बोलेगा, यहां पर देखना, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ में, तब ये इंप्लाई करेगा कि बी जो है वो रिलेट करेगा ए के साथ में। तो मैं लिखूंगा कि ए इज बेसिकली द सबसेट ऑफ बी एंड देन इट विल इंप्लाइज कि बी शुड बी सबसेट ऑफ ए। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये फ्लिपिंग अलाउ करता है कि नहीं करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये 5 और 1 का ले लूं, ठीक है, या तो मैं अगर 1 या अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा तो मुझे ऐसे भी मिलेंगे, जैसे 1, 2, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5 इज बेसिकली द सबसेट ऑफ 1, 2। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि 1, 2 इज बेसिकली द सबसेट ऑफ 1? नहीं, ये इंप्लाई नहीं करेगा। मतलब ये फ्लिपिंग नहीं, ये फ्लिपिंग क्या कर रहा है, नहीं अलाउ कर रहा है। सो देयर इज नो फ्लिपिंग इनटू दैट। इफ देयर इज नो फ्लिपिंग इनटू दैट, व्हाट वी कैन से, वी कैन इजीली से अबाउट द एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ये सही होगा, लेकिन असिमेट्रिक नहीं होगा। असिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट आ रहे हैं, because A is related to A, that is why it is not asymmetric. Clear है ये? किसी को डाउट, प्लीज लेट मी नो दैट। ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में था, तो आई थिंक वो अभी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वी कैन रिलेट एनीथिंग, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, आप मुझे बताओ। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग खुद को खुद के साथ में रिलेट करते हैं। अब जैसे ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको हम क्या करते हैं, खुद को खुद के साथ में रिलेट करते हैं। ये सेट जो है वो खुद के साथ में रिलेट कर रहा है। कब रिलेट करेगा, ये कंडीशन के ऊपर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है? ये सबसेट की पहली प्रॉपर्टी है जो हमेशा ट्रू होगी, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गया आशीष?
असिमेट्रिक इसलिए आएगा, असिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए और बी सेट है। चंदन सिंह तनवार भाई, ये मैंने क्या लिखा है, पावर सेट ऑफ ए, तो ये मैं क्या रिलेट करवा रहा हूं, इतनी कहानी खत्म होने के बाद पूछ रहे हो ए और बी सेट है क्या। मैं वही तो कह रहा हूं, फोकस करो, ट्राई टू फोकस इन माय कॉन्सेप्ट, यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। क्लियर है? प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज फाइन, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से एक बार बता दूंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असिमेट्रिक वाला बताना है, ठीक है। असिमेट्रिक वाला क्या कहता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसमें देयर इज नो फ्लिपिंग। फॉर एग्जांपल 1 इज बेसिकली द सबसेट ऑफ 1, 2, तो ये इंप्लाई करेगा कि 1, 2 डज नॉट इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू आ जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ जाएगा। तो बेसिकली इट डज नॉट अलाउ द फ्लिपिंग, देयर इज नो फ्लिपिंग इनटू दैट, ठीक है। असिमेट्री की कितनी कंडीशंस होती है, 2 कंडीशंस होती है कि एक तो नो फ्लिपिंग आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इट शुड नो सेम एलिमेंट, नो सेम एलिमेंट। लेकिन हो क्या रहा है कि असिमेट्रिक में नो फ्लिपिंग तो आ रहा है लेकिन नो सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 इज बेसिकली द सबसेट ऑफ 1, देन इट विल सेटिस्फाई, ठीक है। 1 इज बेसिकली द सबसेट ऑफ 1, तब हम लोग बोल सकते हैं कि असिमेट्रिक में हमको क्या चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। जब अगर असिमेट्रिक कहता है कि सेम एलिमेंट नहीं चाहिए हमको, लेकिन ये सेम एलिमेंट अलाउ कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, तो इसीलिए ये असिमेट्रिक जो होगा वो बेसिकली नहीं होगा। समझ में आ गया अभी? आर्यन सिंह बता दो भाई, अभी भी डाउट है? सबकी प्रॉपर्टी याद नहीं हो रही तो लॉजिक यूज कर लो। सिमेट्रिक में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, एक एक बच्चा बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। कुछ बहुत इजी है यार, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले ही पूछ लो, फिर मैं थोड़ा सा और अभी डिटेल में जाऊंगा फिर रोगे। सबकी प्रॉपर्टीज याद नहीं हो? अबे यार, असिमेट्रिक क्या कहता है, नॉर्मल रिलेशन क्या है, नॉर्मल कल मैंने क्या पढ़ाया था, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा आर में तो बी कॉमा ए जो है ये बिलोंग नहीं करना चाहिए। आज के फॉर्मेट के हिसाब से ए रिलेट करेगा अगर बी में तो बी शुड नॉट बी रिलेटेड टू ए। अगर ये सेट के हिसाब से मैं जाऊंगा तो ए जो है वो रिलेट करना चाहिए बी में और बी जो है वो रिलेट नहीं करना चाहिए ए में। यही सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैं अगर लिखूं कि 1 जो होगा वो रिलेट करेगा 1 के साथ में, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि 1 जो होगा दैट इज अ सबसेट ऑफ 1। अब अगर इस चीज को मैं बोलूं, ये कहता है कि 1 शुड नॉट बी रिलेटेड टू 1। अरे भाई 1 क्यों नहीं रिलेट करेगा इसके साथ में? ये कहेगा कि 1 शुड नॉट बी द सबसेट ऑफ 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1, नहीं 1 इज अ सबसेट ऑफ 1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसीलिए असिमेट्रिक जो होगा, ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो असिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 एलिमेंट आ रहा है आपका। क्लियर?
ठीक है। अगर और भी दूसरे टाइप का करना है तो आप ये समझ लो, लेट्स कंसीडर कि ये ए जो है इट इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस ऑन द प्लैनेट। मैंने क्या किया, मैंने ए क्रॉस ए कर लिया, ठीक है। इसमें सारे, लेट्स कंसीडर कि पर्सन वन इज रिलेटेड टू पर्सन टू, पर्सन वन इज रिलेटेड टू पर्सन थ्री, ऐसे करके सारे ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। मैं एक कंडीशन लगाता हूं यहां पर, मेरा रिलेशन ये है कि दिस पर्सन is related to person 2 when person 1 and person 2 are having same birth date, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि हम लोग बेसिकली कुछ भी रिलेट करवा सकते हैं। अब जैसे मैं अगर रिफ्लेक्सिव बोलूं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट पर्सन वन इज रिलेटेड टू पर्सन वन, यही रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है। बेसिक मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल, दिस पर्सन इज रिलेटेड टू पर्सन वन, तो इसका जो बर्थ डेट आएगा वही बर्थ डेट इसका भी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब अगर सिमेट्रिक में चेक करूं, अब जैसे मैं अगर यहां पर सिमेट्रिक चेक करता हूं तो दिस पर्सन इज रिलेटेड टू पर्सन टू एंड देन पर्सन टू इट इज रिलेटेड टू पर्सन वन, ठीक है। अब पर्सन वन इज रिलेटेड टू पर्सन टू, मतलब P1 और P2 का सेम बर्थ डेट है, तो P2 और P1 का भी तो सेम बर्थ डेट होगा, तब ये सिमेट्रिक होगा। जैसे ही सिमेट्रिक होगा फ्लिपिंग अलाउ करेगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, असिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया, बोलो। तो यू कैन रिलेट एनीथिंग। अब वो जो होमवर्क दिया था ना वो आपका क्लियर हो जाएगा एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। सही है, क्लियर है। क्लियर, राइट एवरीवन। ठीक है, तो अब अगर मैं असिमेट्रिक बोलूं तो इट इज नॉट असिमेट्रिक। अब अगर मैं एंटी सिमेट्रिक बोलूं, अब यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इट अलाउस फ्लिपिंग, इट अलाउस फ्लिपिंग। जब ये फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है तब हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। फिर हम बोल सकते हैं असिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। अब अगर मैं इररिफ्लेक्सिव बोलूं तो ये क्या कर रहा है, इट अलाउज सेम एलिमेंट, इट अलाउज सेम पर्सन टू रिलेट विथ इटसेल्फ, अलाउ सेम पर्सन, तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, तो एंटी भी नहीं होगा, असिमेट्रिक भी नहीं होगा, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो एक्चुअली आप लोग कुछ भी रिलेट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम जो है वो बेसिकली कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने बोला था हम दो व्यक्ति को रिलेट कर सकते हैं, हम दो सेट को रिलेट कर सकते हैं, हम दो ग्राफ को रिलेट कर सकते हैं, हम दो एलिमेंट को रिलेट कर सकते हैं, हम दो टीओसी की जो है वो दो स्ट्रिंग को रिलेट कर सकते हैं, हम दो ग्राफ को रिलेट कर सकते हैं, हम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। आप यहां पर खुद का रिलेशन बना लो, आप समझो कि फर्स्ट पर्सन इज अ हस्बैंड ऑफ सेकेंड पर्सन, उसके हिसाब से भी कर सकते हो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई अपना हस्बैंड कैसे हो सकता है? ठीक है, समझ में आ गया, ये कंडीशन समझ में आ रही है किस तरीके से ये काम हो रहा है। ये हम लोग सेट लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं। हाँ राकेश जोशी, इसमें मिक्स्ड सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके गेट में ही आते हैं। आप एक्चुअली दो फंक्शंस को रिलेट कर सकते हो, आप दो फंक्शंस को रिलेट कर सकते हो, इसमें कुछ भी रिलेट कर सकते हो आप।
एसिम्प्टोटिक वाला नोटेशन यूज कर सकते हो, आप बीगो यूज कर सकते हो यहां पर। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दो फंक्शंस को रिलेट करवा लो बिगो के ऊपर, हो गया। आपका डिस्क्रीट मैथ्स का क्वेश्चन ही टफ हो जाएगा जब एल्गो मिक्स कर देगा, क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है फिर। तो इसीलिए एल्गोरिथम भी, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन एल्गोरिथम। इंटरेस्ट में इंडिया में खलील सर से अच्छा एल्गोरिथम कोई आपको पढ़ा के नहीं देगा। हाँ करवा दूंगा आइरिस। अरे मेरे भाई प्रांजुल भाई माफ कर दे, तू क्या ये किया है। आर अगर ये एम्प्टी होगा तो ये जिंदगी में कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये असिमेट्रिक हो जाएगा, ये इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी पढ़ाया नहीं हूं लेकिन लिख ले भाई तू, रिफ्लेक्सिव छोड़ के बाकी सब होता है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाऊं अभी, थोड़ा और डिटेल में जाऊं क्या? चलो देखो, ये z ले लिया मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनना। और पहले मैं ऐसे बता देता हूं, पहले मैंने a लिया, इसमें मैंने क्या किया, मैंने 1,2 ले लिया। फिर मैं अगर a स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर कैसा दिखेगा मालूम है आपका? आपका दिखेगा 1,1, आपका दिखेगा 1,2, फिर आपका दिखेगा 2,1, फिर आपका दिखेगा 2,2। फिर मैं क्या करता हूं मालूम है, मैं एक और a स्क्वायर ले लेता हूं, फिर मैं इसमें लिखूंगा 1,1, फिर मैं लिखूंगा 1,2, फिर मैं लिखूंगा 2,1, फिर मैं लिखूंगा 2,2। अब मैं क्या करता हूं मालूम है, मैं ना a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या आएगा जरा देखना ध्यान से, ठीक है, ऐसा आएगा। ये पहले इसके साथ में तो 1,1, 1,1, ये फिर इसके साथ में 1,1, फिर 1,2, ठीक है, फिर ये जो है वो 2,1 के साथ में 1,1 और फिर 2,1, ठीक है। अब मैं जो कंडीशन अप्लाई करूंगा ना, ठीक है, अब मैं जो कंडीशन अप्लाई करूंगा वो कहां पर अप्लाई करूंगा मालूम है, वो ए स्क्वायर पे, मतलब जो डैम है ना, अब यहां पर देखना, मैं ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यहां पर कंडीशंस अप्लाई करने वाला हूं, यहां पर ये वाली कंडीशंस, और ये कंडीशंस मेरी ऑर्डर पेयर को लेके रहेगी। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ भी रिलेट कर सकता हूं। पहले हम लोग क्या करते थे, ए क्रॉस ए, ये चीज समझ में आई क्या? ये पहले बताओ कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। पहले मैं ए स्क्वायर के ऊपर कंडीशंस, पहले मैं एलिमेंट लेवल पे करता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम, मैं ऑर्डर लेवल पे कर रहा हूं। अब मेरा कंडीशन जो होगा ना वो ऑर्डर लेवल पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक्चुअली आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैं कब से बेताब हूं पढ़ाने के लिए, मैं सिर्फ अभी तुम लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और मैं इतना गंदा हूं कि मैंने कल के क्वेश्चंस ही नहीं करवाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भाई, हम लोग रिलेशंस में कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जैसे कैसे। लेट्स कंसीडर कि ए एक सेट है जिसमें सारे बच्चों का आईडी लिखा है, आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, आईडी नंबर 3, ठीक है।
और आपके कॉलेज में बुक आईडी लिखी है जिसको हम लोग बुक आईडी नंबर 1, ठीक है, बुक आईडी नंबर 2, बुक आईडी नंबर 3, फिर आप क्या करते हो, आप A क्रॉस B करते हो। A क्रॉस B में आपको आता है आईडी नंबर 1 और बुक नंबर 1, फिर आईडी नंबर 2, फिर बुक नंबर 1, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर आते हैं। फिर आप क्या करते हो, आप ना इसमें कंडीशंस लगाते हो। उस कंडीशंस में ये होता है, ठीक है, ठीक है, उस कंडीशन में ये होता है कि कौन से बच्चे ने कौन सी बुक ली है। तब आपको ना एक रिजल्ट लिख के आता है और उस रिजल्ट में ये होता है कि आईडी नंबर 1 ने बुक नंबर 3 लिया है और फिर आईडी नंबर 2 ने बुक नंबर 4 लिया है। और फिर इसके बाद में समझो कि ये दो कंडीशंस है। अब इन दो कंडीशंस को मैं अगर रिलेट करवाना चाहूं तो ये मेरा दो कॉलम आएगा और ये हो गया आईडी और ये हो गया बुक आईडी। अब आईडी नंबर 1 ने जो है स्टूडेंट आईडी 1 ने बुक नंबर 3 लिया हुआ है और फिर आईडी नंबर 2 ने बुक नंबर 4 लिया हुआ है। इस चीज को हम लोग कहते हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जो आर का मतलब होता है रिलेशन, तो ये हो गया आपका बाइनरी रिलेशन। तो रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग ना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं रिलेशंस में, हम लोग रिलेशंस में कुछ भी रिलेट करवा सकते हैं। यहां पर मैं दो चीजें रिलेट करवा रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर सी ले लूं कि सारे बच्चों का एड्रेस, तो मेरे को एक और कॉलम मिल जाएगा। तो आप ना बेसिकली कुछ भी रिलेट करवा सकते हो। तो अब क्या होता है मालूम है, अब ये आपने दो चीज लिया, क्रॉस किया, आपको एक रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट का आप टेबल बनाते हो, फिर इस टेबल में बहुत सारी खामियां होती हैं, तो आप नॉर्मलाइजेशन लगा के इन टेबल को खामियां निकाल देते हो, ठीक है। फिर इसमें कुछ रूल लगा के आप एफडी बना देते हो। फिर उसके बाद में क्या करते हो, जब ये सारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर आप इसमें एसक्यूएल निकाल के आंसर्स निकाल देते हो। बेसिकली डीबीएमएस यही है, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसको रिलेट कर लेते हो इसके साथ में, तो बेसिकली हम ना कुछ भी रिलेट करवा सकते हैं। अब अगर आरडीबीएमएस आपसे कोई पूछे कि आरडीबीएमएस क्या होता है, तो आप उसको बोलो कि इट इज एन एरे रिलेशन। और ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हिसाब से देना चाहता था, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाता हूं। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं ए स्क्वायर पे मैं अब ऑर्डर पेयर में रिलेट करने वाला हूं। नहीं, सिर्फ मैंने डीबीएमएस का एक कॉन्सेप्ट बोला, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चीज समझ में आ रही है। अब मैं यहां कंडीशन जो है ना वो यहां पर ये अप्लाई करूंगा। इफ यू आर रेडी, अगर सब लोग रेडी हैं तो मैं जाता हूं आगे की चीज पढ़ाता हूं। नहीं वैभव, सिर्फ वो एक पिक्चर मैंने बताई कि उसको आरडीबीएमएस क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलो, मैं z लिया, z लेने के बाद में z स्क्वायर किया, z स्क्वायर करने के बाद में z स्क्वायर किया। फिर यहां पर अब मैं यहां पर कंडीशंस लगा रहा हूं। अब मेरा रिजल्ट ये है कि लेट्स कंसीडर r, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो a कॉमा b रिलेट करेगा c कॉमा d के साथ में कब, जब AD इट इज इक्वल्स टू BC होगा, ठीक है। मतलब यहां पर देखो इसमें क्या है, ये A B और ये C और D, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में तब रिलेट करेंगी जब वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग A रिलेट करते थे B के साथ में। आरडीबीएमएस यही है ना आपका, हम लोग एलिमेंट लेवल पे ये करते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर लेवल पे ये करते हैं, फिर हम लोग ABC रिलेटेड टू XYZ। तो एनआरए रिलेशन ABCDY इट इज रिलेटेड टू XYZWP, यही है आपका आरडीबीएमएस, एनआरए रिलेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। अब AB इज रिलेटेड टू व्हाट CD। अब मेरा कंडीशन क्या है, मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो बड़े प्यार से रिफ्लेक्सिव हम लोग इसको चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है खुद के साथ में रिलेट करवा लो, उसको ही रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। तब हम लोग बोलेंगे कि A एलिमेंट लेवल पे क्या लिखते हैं, हम लोग एलिमेंट लेवल पे लिखते हैं कि A रिलेट कर रहा है, जो चीज लेफ्ट में लिखी जाती है वही चीज राइट में भी लिखी जाती है। सेट में हमने क्या लिखा है, A रिलेट करेगा A के साथ में, जो चीज लेफ्ट में लिखी जाती है वही चीज राइट में लिखी जाती है। लेकिन यहां पर क्या रिलेट करवा रहे हैं, ऑर्डर पेयर रिलेट करवा रहे हैं। मतलब A कॉमा B रिलेट करेगा A कॉमा B के साथ में। अब देखो ये कैसे कब रिलेट करेगा, कंडीशंस तो होनी चाहिए। इसको मैंने नाम दे देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर।
तो एक नंबर 4 नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा और 2 नंबर 3 नंबर के साथ में, मतलब एक नंबर 4 नंबर के साथ में, इट इज इक्वल्स टू 1423 आना चाहिए। एक नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो अब ना ये ए डी और बी सी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ए बी और बी ए, तब ये a डॉट बी इट इज इक्वल्स टू b डॉट a, तब मैं बोल सकता हूं कि ये जो होगा दैट इट विल बिकम रिफ्लेक्सिव। क्लियर एवरीवन? समझा? कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान था, ये नंबरिंग दे दिया मैंने। क्लियर है? वन फोर टू थ्री 1423 1423 ब्रो। सिमेट्री के लिए कैसे चेक करूंगा? सिमेट्री के लिए ये लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड रिलेट करता है राइट साइड से, फिर हम लोग लिखते हैं राइट साइड रिलेट करेगा लेफ्ट साइड से, यही चीज हम लोग लिखते हैं ना। अब इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा? कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग लगाने वाला मैं बता दिया। ए बी रिलेट करेगा सी डी के साथ में, ये इंप्लाई करेगा, अब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तब आप लिखोगे कि सी डी जो है वो रिलेट करना चाहिए ए बी के साथ में। ठीक है, पूरा ऑर्डर पेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पर देखना, AD इट इज इक्वल्स टू BC, जब जब AD इट इज इक्वल्स टू BC होगा, तब तब CB इट इज इक्वल्स टू DA होगा, तो CB इट इज इक्वल्स टू DA होगा। अगर ये चीज ट्रू होगी तो 100% ये चीज भी आपकी ट्रू होगी। क्या कर रहा है? सिमेट्रिक क्या फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है? फ्लिपिंग अलाउ करेगा तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर एवरीवन? डन? रिफ्लेक्सिव होगा ना? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या हो गया है ब्रो, काहे परेशान हो तुम लोग? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ना। ए बी रिलेट कर रहा है ए बी के साथ में, तो ये ए बी और बी ए, आप क्या कर रहे हो? आप रिफ्लेक्सिव का मतलब ये सोच रहे हो क्या ए रिलेट करेगा ए के साथ में? नहीं, मैंने क्या किया, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है ओमकार भाई? रिफ्लेक्सिव नहीं समझ में आया। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जो चीज हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आप जो चीज लिखते हो वही चीज राइट साइड में लिखते हो, इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। लेफ्ट में अगर आपने ए लिख दिया तो राइट में भी आपको ए लिखना है। आप जो चीज लेफ्ट में लिखते हो वही चीज राइट में लिखते हो। ठीक है, अब सुनना, सुनना अभी। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए बी, फिर रिलेट करेगा ए बी के साथ में, 1 to 4 होना चाहिए, मतलब ए बी, ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू बी ए, सो इट विल सेटिस्फाई, हेंस इट विल बिकम रिफ्लेक्सिव। है कि नहीं? समझ में आया अभी? सर आपके नाम का जो कमेंट कर रहा है वो आप ही हैं सर। बहुत बढ़िया डाउट था आपका वैसे। लिटरली, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, जाता हूँ, कमेंट करता हूँ, फिर आ जाता हूँ। अगर भगवान ने मेरे पास ये शक्तियां दी हैं तो हाँ, मैं वही हूं। ये देखो, मैं क्या कमेंट करके आया, फिर आ गया मैं। टमाटर बेच लो, टमाटर, टमाटर बेचो, टमाटर। कुछ भी बोलते हैं। मेरे को तो पहले से ही पता था आप लोगों का जिंदगी वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है।
रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक कर लो, ठीक है। वेनु भाई, वेनु ये चेक कर लो गेट 2050 का। अरे नहीं नहीं, सॉरी नहीं, मतलब इट वॉज जस्ट फॉर फन। सॉरी मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपने देखो मजाक किया, फिर मैंने भी मजाक कर लिया, बराबर हो गया। सॉरी वॉरी नहीं बोलने का, हो गया मजाक, हो गया हो गया। अरे भाई वीरू भाई, व्हाट इज योर आंसर? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब चलो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं? पहले तो ना आप ना नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये क्या कहता है P माइनस एस। मैं नंबरिंग इसलिए दे रहा हूं ना, बड़ा इजी हो जाएगा। P माइनस एस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4, बराबर। फिर क्या है Q माइनस आर, 2 माइनस 3। तो अब ना अगर आप एक्स वाई और डब्ल्यू पी भी लिखोगे तो नंबरिंग से 1 2 3 4 आ जाएगा। मेरा कमेंट दिख रहा है सर, 2 डाउट पूछे आपने, नहीं देखा ना तो एनपीटी से पूछ लूंगा। मैं देख रहा हूं। हाँ वेनु, क्या बोलूं मैं, कुछ बोलो, क्या बोलूं बताओ। बोलो क्या बोलूं, जोर से बोलो। ठीक है पहले पढ़ लो ब्रो। देखो ये 1 2 है, ये 3 4 है। अच्छा रुक जाओ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो कमेंट नहीं देखूंगा। अब ये रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहेगा मालूम है? रिफ्लेक्सिव ये कहेगा P कॉमा Q रिलेटेड टू P कॉमा Q। नंबरिंग दे दो इनको, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 1 माइनस 4, फिर 2 माइनस 3। 1 माइनस 4, it should be equals to 2 minus 3. What is 1 minus 4? It is P minus Q. 2 minus 3 क्या है? Q minus P. Obviously it is not equal, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं P minus Q minus P minus Q. They are not equal. That is why it is not reflexive. Let's talk about the symmetric. Symmetric क्या कहता है? Symmetric कहेगा P comma Q must be related to R comma S. This must be related to R comma S must be related to P comma Q. नंबरिंग दे दो, उससे आसान हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या आना चाहिए? 1 minus 4 should be equals to 2 minus 3 implies 1 minus 4, it should be equals to 2 minus 3। तो ये आना चाहिए P minus X should be equals to Q minus R, right? R minus Q, R minus Q, it should be equals to S minus P। माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा Q minus R, माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा P minus S। तो Q minus R it is equals to P minus S। जब जब ये ट्रू होगा तब तब ये ट्रू होगा, सिमेट्रिक होगा। बोलो भाई अभी किस किस का डाउट है? आशीष भाई बोलिए आपका क्या दिक्कत है? चलो मैं बोलता हूं, बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम है, बताइए। एंटी सिमेट्रिक फॉल्स होगा।
हाँ एंटी सिमेट्रिक फॉल। भाई गेट में इन्होंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दिया है तो मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ, एंटी सिमेट्रिक फॉल्स होगा क्योंकि फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है, जो फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है तो सीधी सी बात है एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल वन। क्लियर है? बोलो। अभी किसको सर मैक्स नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री कैसे फाइंड करेंगे वो बता दीजिए। भाई प्रांजुल भाई कल तो हम लोग वही बता रहे थे ना, कल तो हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था, फिर से उसको मैं बताऊं, फिर से टाइम जाएगा तो बाकी के बच्चे आपको खा जाएंगे, इसलिए बाद में पूछ रहा हूं। अच्छा ऐसी कुछ चीजें रहेंगी ना तो फिर टेलीग्राम कर दिया करो ना। आ गया अभी? अच्छा सिमेट्रिक वाला नंबरिंग समझ में नहीं आया। सिमेट्रिक वाला नंबरिंग, अगर आपको नंबरिंग से दिक्कत हो रही है तो नंबरिंग सिर्फ हेल्प करने के लिए किया है। आपको क्या करना है, नंबरिंग हटा दो, ये p माइनस एस करना है, q माइनस आर करना है, नंबरिंग हटा दो, अरे छोड़ो नंबरिंग, ये इसका माइनस करना, इसका माइनस करना, इसका माइनस करना, इसका माइनस करना, बस नंबरिंग हटा दो। कोई बात नहीं प्रांशुल, मैंने अगर कुछ, हाँ देव बता दूंगा, डोंट वरी, पहले ये बता दो। अरे वेनु भाई तुम्हारे कमेंट दिख रहे हैं मेरे को सबके कमेंट दिख रहे हैं। हाँ भाई गोल्डी भाई डाउट बता दो यार, तुम आने नहीं देंगे यार ये। पगला जाते हैं इन लोग। नहीं नहीं गोल्डी भाई नाराज नहीं होंगे, तो टेलीग्राम पर ही पूछना पड़ेगा, लंबा है। ठीक है यार पूछ लो, कहीं भी पूछ लो। इरिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव आ जाएगा, कोई बात नहीं प्रांजल, इरिफ्लेक्सिव आ जाएगा। आ गया अभी सबको? वेनु का क्या दिक्कत है? सर क्लास 9 PM कर दो प्लीज, टायर्ड हो जाते हैं, 2.5 घंटे का क्लास होता है कि 10 मिनट का ओनली ब्रेक मिलता है। सर यहाँ गुस्सा या नाराज हो सकते हैं, आपके ऊपर है भाई, आपको जिस जिसको गुस्सा होना, जिस जिसको नाराज होना है। मैं आपको बताऊं, आप लोग जो है ना ये 9 PM, मैं आई ट्राई टू टेल यू कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, मेरी भी क्लासेस चलती है भाई, मेरे को हर एक दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाने होते हैं, अलग अलग क्लासेस में टाइमिंग जाती हैं, ठीक है। अब अगर ये 9 बजे की क्लास चलेगा, 9 से 11 वाली जो क्लासेस हैं, दिस विल बी अ लॉट, ठीक है। आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई हैव टू गिव इंसुलिन टू माई मॉम, ठीक है, इट शुड बी एट अराउंड 10:45, तो आई कैनॉट एक्सटेंड इट। अगर मैं आपको, अगर चलो 9 बजे भी आपको क्लास चालू करनी है तो भी मेरे को क्या करना मालूम है, 10:30 तक मेरे को बंद ही करना पड़ेगा, एंड आई विल बी गेटिंग 1.5 आवर का टाइम, तो इसलिए आई कैनॉट एक्सटेंड इट। मैं भी 6 घंटे की क्लास लेता हूं, 8 घंटे की क्लास लेता हूं, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में मेरे को हार्डली 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो आपको लगता है कि आप टायर्ड हो जा रहे हो, हम भी यहां पर आपके लिए है, ठीक है। तो आप ऐसा मत बोलो कि सर 9 बजे की क्लास कर दो, सारी चीजें ध्यान में रख के ही ये काम किया गया है। तो इफ यू आर थिंकिंग यू आर टायर्ड देन इट इज एन एक्सक्यूज, ठीक है। सो पढ़ते रहो। हो गया वेनु भाई, 1 घंटे से चिल्ला रहे थे 9 बजे कर दो, 9 बजे कर दो, आप 9 बजे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके चलो अब आगे पढ़े हम लोग। आज तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं हो, आज तुम लोग सिर्फ कमेंट ही कर रहे हो। मैं एक बात बताऊं, जब ना पिछले, मतलब जब मैं, ठीक है, अरे यार प्रांजुल तू रुक जाए यार, क्या धनिया किया है। ओके मतलब आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ने 2.5 घंटे पढ़ लिए तो बहुत एक्सक्यूज कर लिए। मैं आप लोगों को एक बच्चे की बात बताता हूँ, आदित्य जैन उसका नाम था, ठीक है।
IIT बॉम्बे पास आउट, राइट नाउ ही इज वर्किंग समवेयर, अभी तो कांटेक्ट में नहीं है। पहले क्या होता था ना, पहले हम लोग ना एक शॉर्ट बैच पढ़ाते थे, बहुत पहले की बात है। हम लोग क्या करते थे मालूम है, 60 डेज में, ठीक है, 60 डेज में हम लोग क्लासेस पढ़ाते थे, ठीक है, 60 डेज में पढ़ाते थे पूरा कंप्यूटर साइंस, हम लोग 60 डेज में पढ़ाते थे। मॉर्निंग कितने बजे क्लास चालू होती थी? 6:30 बजे क्लास चालू होती थी, रात के 8:30 बजे तक क्लास चालू होती थी, ठीक है। ये रोज पढ़ते थे, और ये बच्चे पढ़ते थे 6:30 से 8:30। अगर 6:30 बजे हम पढ़ाते थे तो हम कितने बजे उठते थे वो देखो, हम भी जो है वो 5 बजे के करीब उठते थे, 8:30 बजे है उसके बाद में भी, ठीक है। हम जब अगर सोएंगे तो आदमी 10 के पहले सोएगा नहीं, 10 से 11 बज जाता था। अब ये तो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, साथ में हम भी, तो आप तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, हम तो खड़े होके पढ़ा रहे हैं ना, तो हम कितना एग्जॉस्ट हो जाते थे, ठीक है। अब इसमें रोज बच्चे 12 घंटे पढ़ते, एक दिन पढ़ गया, 2 दिन पढ़ गया। जब आप जितना ज्यादा पढ़ने की हैबिट कर लोगे ना, तो आपको उतना ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये ना आप एक्सक्यूज देना बंद करो कि आपने 2 घंटे पढ़ लिए तो अब मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं। ये कुछ टाइम की बात है, धीरे धीरे ये आपको अच्छा लगने लगेगा। तो प्लीज ट्राई टू मैनेज दिस। अब अगर हो गया है आप लोगों का, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये ना टाइमिंग का एक्सक्यूज देना बंद करो, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आप आलसी हो, देखो आलसी लोगों का गेट नहीं निकलता, एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है। आलसी लोगों का कभी गेट नहीं निकलता है। आज ना तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं आए हो, सिर्फ तुम लोग क्या कर रहे हो मालूम है, कमेंट कर रहे हो। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, लेट मी ट्राई टू गो एंड लेट मी ट्राई टू टीच यू द ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन, सो एवरीवन प्लीज स्टॉप, नाउ आई विल टीच यू। सो डू नॉट ट्राई टू गो एंड डू नॉट ट्राई टू गिव मी दिस एक्सक्यूज कि ये नहीं है वो नहीं है। तुम आलसी हो, अपनी ये बात मान लो कि सर मैं आलसी हूं, मेरे से पढ़ाई विलाई होती नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई अगर नहीं होती तो बंद कर दो पढ़ाई करना, ठीक है। अपना क्यों टाइम पास कर रहे हो, अपना और अपनी फैमिली को क्यों एंगेज करके रखे हो। पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ो, ठीक है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन सच्चाई उसी में है। मैं आपको बोला हूं कि नहीं मेरा बाबू, नहीं मेरा बच्चा, तुम पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, आधे घंटे ही पढ़ो, फिर मत पढ़ो, थक गया मेरा बच्चा। अबे पढ़ो चुपचाप। ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है मालूम है, A comma B that belongs to R and B comma C that also belongs to R, then it will implies कि A comma C that also belongs to R. So let's talk about the transitive relation कि basically transitive relation होता क्या है and how we can try to find it out related to transitive relations, ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि A comma B that belongs to R and B comma C that also belongs to R। सबसे पहले ना इसकी लॉजिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये है कि A कॉमा B बिलोंग करेगा R में, और उसी टाइम पे, ठीक है। प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये लॉजिक का मतलब क्या हुआ। देखो ट्रांजिटिव भी अगर हमको समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये लॉजिक के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। लॉजिक क्या कहता है कि A कॉमा B अगर बिलोंग करेगा R में एंड उसी टाइम पे B कॉमा, ठीक है, उसी टाइम पे B कॉमा C भी, ठीक है, बिलोंग करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए भी बिलोंग करना चाहिए, BC भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो BC देखना है। अगर आप इसकी लॉजिक को ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे तो इसका लॉजिक क्या कहता है कि देखो भाई, अगर इफ AB रिलेशन में है और ठीक उसी टाइम पे BC भी रिलेशन में है, ठीक है, तब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि AC रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये रिलेशंस में आ रहा है तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि AC रिलेशन में आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे AC जो है वो रिलेशन में आना चाहिए। तो वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। अब जैसे मैं अगर एक एम्प्टी रिलेशन ले लेता हूं, अब मुझे चेक करना है कि एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। बहुत लोगों को अटपटा लगेगा कि एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होता ही नहीं होता है। मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू टेक वन एग्जांपल। अब मेरा एग्जांपल ये होगा, सबसे पहले तो मैं लॉजिक लिख लूंगा कि A comma B that belongs to R and B comma C that also belongs to R, and then it will implies कि A comma C that also belongs to R।
अब ये होगा क्या मालूम है, कोई भी कमेंट मत करो, कोई भी कमेंट मत करो, सिर्फ यहाँ सुनते जाओ। अब ये वाला जो रिलेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं आया है। एंड ये वाला भी रिलेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स एंड फॉल्स, द होल स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स एंड फॉल्स विल इंप्लाई, देन द होल स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट, ट्रू। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो भी ट्रांजिटिव होता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि 1 2 आएगा और 2 3 आएगा, तब मैं जाके देखूंगा कि 1 3 है या नहीं है। ओ सर ने तो एम्प्टी लिख दिया, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। जहां कहीं पर भी दिमाग काम नहीं कर रही, आप क्या कर लो, आप जो है वो लॉजिक यूज कर लो। हा हा हा, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, तब हम लोग ये चेक करेंगे। कंडीशन हमारी यही कहती है कि जब जब ए बी आएगा रिलेशन में और बीसी आएगा रिलेशन में, जब ए बी और बीसी दोनों साथ में होंगे तब हम एक्सपेक्ट करेंगे किसका, एसी का। अगर ये नहीं आएगा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमारा ये इंप्लीकेशन है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन कब है, जब ये दोनों आएगा तब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये दोनों आई नहीं है तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए जो एम्प्टी रिलेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी गोइंग्स टू बी व्हाट, दैट विल ऑलवेज बी गोइंग्स टू बी अ व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग सेम के लिए चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर R2 ले लूं, ये R1 जो होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। अब अगर मैं R2 ले लूं, R2 में क्या होगा, लेट्स ट्राई टू टेक 1,1। अब अगर मैं 1,1 लेता हूं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब जैसे मैं लॉजिक लिख लेता हूं, लॉजिक क्या कहेगा कि A, B बिलोंग करेगा R में एंड B, C जो है वो भी बिलोंग करेगा R में। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इंप्लाई करेंगे कि A, C जो है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब होगा क्या मालूम है कि अब ये 1,1 जो है मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है, एंड दैट बिलोंग्स टू R। तो अब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो मेरा ट्रू है, लेकिन अब A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कुछ भी नहीं आया है। अब अगर ये कुछ भी नहीं आया है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तब ये लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स अगर किसी चीज को इंप्लाई कर दे तो वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए सेम एलिमेंट के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो जब हम लोग सेम एलिमेंट यहां पर देखेंगे कि 1,1 है तो ये सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के लिए भी ट्रांजिटिव का कोई दिक्कत नहीं होता है। एम्प्टी रिलेशन के लिए भी ट्रांजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एलिमेंट के लिए भी ट्रांजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं बिना फ्लिपिंग का। जैसे मैं अगर यहाँ पर R3 लिख दूं, ठीक है, अब ये R3 में इफ आई विल ट्राई टू गो फॉर 1,2, लेट्स कंसीडर कि 1,2 यहां पर मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या होगा कि if I will try to write down कि A, B that belongs to R and B, C that also belongs to R and then it will be implies कि A, C that also belongs to R। मैं क्या करूंगा, I will try to write it down, 1,2 लिख दूं मैं। अगर मैं 1,2 लिख दिया and then it will implies R। उसके बाद में ये देखो, जब मैं A की वैल्यू जो है वो बेसिकली 1 आ गई और B की वैल्यू जो है वो बेसिकली 2 आ गई। अब यहां पर ये 2 है लेकिन C की वैल्यू कोई है नहीं। कहने का मतलब है कि अब दूसरा एलिमेंट जो है वो है ही नहीं है, तो सिर्फ यही वाला अवेलेबल है, ये वाला जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा और ये लेफ्ट पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स किसी को इंप्लाई कर देगा तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1,2 अगर सिंपल आता है तो ये आपका ट्रांजिटिव है। अब हम लोग चलते हैं फ्लिपिंग के ऊपर कि चेक करते हैं कि फ्लिपिंग के लिए क्या है। अभी तक हमारी समरी ये थी कि 5 के लिए ये अलाउ करेगा, सेम एलिमेंट के लिए अलाउ करेगा, और बिना फ्लिपिंग का भी है तो उसके लिए भी अलाउ कर रहा है। अब लेट मी ट्राई टू राइट डाउन कि 1,2 और 2,1 एंड लेट्स कंसीडर कि 1,1। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये एलिमेंट लिख लिया। अब हम लोग इसका लॉजिक यूज करेंगे। लॉजिक क्या कहेगा कि भाई A, B बिलोंग करता है R में एंड B, C जो है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R, then A, C that also belongs to R। अब इसमें क्या होगा, मैं यहां पर लिखूंगा कि 1,2 that belongs to R। तो A की वैल्यू 1 आ गई और B की वैल्यू 2 आ गई। फिर उसके बाद में B की वैल्यू क्या है, 2 एंड देन 1। तो यहां पर ये देखना 1 2 है और फिर 2 1 है, तो ये B की वैल्यू 2 है और ये C की वैल्यू 1 है। तब ये क्या है, एक्सपेक्ट करेगा 1,1 that also belongs to R। तब अगर मैं ये देखूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो जाएगा। अगर ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज ए ट्रांजिटिव? नो, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। व्हाई इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि A, B बिलोंग करेगा R में एंड B, C दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R एंड देन इट विल इंप्लाइज कि A, C जो होगा दैट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब ये है
कि जब अब तो मैं किसी भी ऑर्डर पेयर से चालू कर सकता हूं, मैं अभी 2,1 से चालू कर लूं कि 2,1 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड 1,2 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इट विल इंप्लाइज कि 2,2 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 2,2 इट इज मिसिंग हियर। अब 2,2 मिसिंग है तो क्या हम बोलेंगे कि देखो अगर फ्लिपिंग करवा रहे हो ना तो दोनों के सेम एलिमेंट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो दिस इज अ कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिटिव। इतना समझ में आया आपको? सो राइट नाउ इट इज नॉट ट्रांजिटिव, right now it is not transitive, right now it is not transitive, right now it is not transitive। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? इसमें फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग अभी होल्ड करेंगे फ्लिपिंग की, फ्लिपिंग के ऊपर कमेंट करने के लिए होल्ड करेंगे। Why it is not a transitive? It is not a transitive because 2,2 is not present। अब ये 2,2 अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर फ्लिपिंग होगा तो दोनों के सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब जैसे 1,2 और 2,1 है तो 1,1 भी आना चाहिए और फिर 2,2 भी आना चाहिए। किसी का भी अगर आप फ्लिपिंग करवा रहे हो, अगर बिना फ्लिपिंग है तो वो सेटिस्फाई करेगा, सेम एलिमेंट है तो भी सेटिस्फाई करेगा। अगर फ्लिपिंग आ रहा है तो उनके दोनों एलिमेंट आने चाहिए, नहीं तो वो नहीं आएगा। दिस विल बी रिलेटेड टू दिस। अब हम लोग चलते हैं और इसको दूसरे तरीके से भी बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ए ले लिया, इसमें मैंने एग्जांपल के ले लिया 1, 2 और 3। अब मैं अगर एक रिलेशन लेता हूं, अब इस रिलेशन में मैंने लिख दिया कि 1,2, लेट्स कंसीडर कि 2,3 एंड 1,3 एंड देन 1,1 एंड लेट्स कंसीडर कि 2,2। ये एक रिलेशन है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पंकज भाई, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एज ए ह्यूमन एरर हमें समझ में नहीं आता है, मतलब कितने एलिमेंट के लिए हम लोग चेक करने जाएंगे। तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं, ये मेथड बहुत मस्त मेथड है। इसमें क्या करना होता है, इसमें डायग्राम बनाना होता है। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखो 1, 2 लिखा है, तो आप ये चेक कर लो, ये 1 हो गया। 1 से क्या हम 2 पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। 1, 2 का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो कि मैंने क्या किया? मतलब अब जैसे मैं 1, 2 और 2, 3 है, तो 1, 2, 2, 3 के लिए मैं ढूंढूंगा कहां पर है, ये 1, 3 है। फिर मैं ये चेक करूंगा कि 2, 3 है, तो 2, 3 के लिए कहां है, चेक करूंगा, राइट। अब ये 2, 2 है, फिर 2, 3 है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल मेथड फॉर ए ट्रांजिटिव। पहले क्या करना है आपको, आप ये ऑर्डर पेयर देख लो, एक 1,2 लिखा है, इसका मतलब आप 1 पे हो, और 1 से आप कहां जा रहे हो, 1 से आप 2 पे जा रहे हो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1,2, तो मैं 1 से जो है वो 2 पे चले गया, ठीक है। अब ये 2,3 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 से जो है वो 3 चले जाऊंगा। अब इसका कंप्लीट हो गया और इसका कंप्लीट हो गया, फिर मैं क्या करूंगा, 1,3 लिखूंगा। अब ये मैं 1 से कहां पर चले गया, मैं 3 पे चले गया। अब ये 1,1 है, 1,1 का मतलब हो गया आपको सेल्फ लूप मिल गया। और फिर 2,2 लिखा है, तो अब मैं लिखूंगा कि 2,2 है। अब आपको क्या करना है, आपको ये ऑर्डर पेयर मिला था, इस ऑर्डर पेयर का हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के आगे की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, मालूम है, इसको स्टैंडिंग डायग्राम मैं बोलता हूं। इसमें क्या होता है, मैं पहले 1 पे जाऊंगा और 1 पे खड़े होऊंगा और फिर जोर से चिल्लाऊंगा कि मैं 1 से कहां कहां जा सकता हूं। मैं देखो 1 से कहां कहां जा सकता हूं, मतलब इवन 4-year चाइल्ड कैन ऑल्सो टेल मी द सेम थिंग फ्रॉम 1 से मैं कहां जा सकता हूं। तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, मैं 1 से पहले तो 1 पे आ सकता हूं, फिर मैं लिखूंगा 1,1। फिर मैं 1 से 2 पे जा सकता हूं, फिर मैं लिखूंगा 1,2। फिर मैं लिखूंगा 1 से मैं 3 पे जा सकता हूं, फिर मैं लिखूंगा 1,3। तो 1 से मैं फिलहाल के लिए इतने जगहों पे जा सकता हूं बस। फिर मैं 2 पे आऊंगा और 2 पे खड़े होऊंगा और 2 से पूछूंगा, 2 ये बता मैं कहां जा सकता हूं। तो 2 बोलेगा भाई देख 2 से तू 2 पे जा सकता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि 2 से 2 पे जा सकता हूं। फिर मैं देखो 2 से 3 पे आ सकता हूं, तो मैंने लिख दिया कि 2 से मैं 3 पे आ सकता हूं। तो ये 2 से मैं 2 पे चले गया और 2 से मैं 3 पे आ गया। अब मैं यहां पर 3, अब ये 2 का भी काम हो गया। अब मैं यहां पर 3 पे हूं, अब मैं 3 से कहां जा सकता हूं, मैं 3 से कहीं नहीं जा सकता। अब इनका यूनियन ले लो, अगर ये वाला यूनियन और ये वाली चीज दोनों सेम होती है तब ये ट्रांजिटिव है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर चेक करूं तो 1,2 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, ठीक है। 1,1 प्रेजेंट है, 1,1 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है।
1 3 प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट। तो ये वाली जो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया आपको? यस, इट इज लाइक अ क्लोजर प्रॉपर्टी। समझा नहीं समझा? अब जैसे मैं अगर 3 से 1 पे कर देता, लेट्स कंसीडर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा इंक्लूड करता 3,1। अब अगर मैं ये बोलूं कि 3,1 जो है, क्या ये वाला जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से 1 का एक नया ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये चीजें सेम रहेंगी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। अब मैं 3 पे आऊंगा, मैंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, 3 to 1 कर दिया। ठीक है, लेट्स कंसीडर। अब जैसे मैं 3 पे बोलूंगा, भाई मैं 3 से कहां जा सकता हूं, तो 3 बोलेगा देखो आप 3 से 1 पे जा सकते हो, तो मैंने लिख दिया कि 3 से मैं 1 पे चले गया। फिर मैं बोलूंगा अगर मैं 3 से 1 पे जा सकता हूं, तो 1 से अगर मैं 2 पे जा सकता हूं, देखो 1 जो है वो 2 पे जा रहा है, 3 से अगर मैं 1 पे गया तो 1 से मैं 2 पे जा सकता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा कि 3 से 2 पे जा सकता हूं। अगर मैं 3 से 1 पे जा सकता हूं और 1 से 2 पे जा सकता हूं, और 2 जो है वो 3 पे आ रहा है, तो मैं ऐसे घूम के वापस 3 और 3 पे आ सकता हूं, और ये हो गया मेरा 3 और 3 पे। तो अब इनका पूरा जो सेट है, अगर ये चीज इक्वल होगी इसके, तो ट्रांजिटिव होगा। वेरी गुड माइकी, इट इज बेसिकली द फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम बट इन माई सेंस। ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये बेसिकली फ्लॉयड-वॉर्शल ही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं। समझ में आ गया? तो अगर ये वाली चीज सेम होगी आपकी, ठीक है, ठीक है, अगर ये वाली चीज सेम हो जाएगी ना इस वाले के, तब हम इसको क्या बोलेंगे मालूम है, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। क्लियर है? थैंक यू सौम्य। क्लियर है? ओके भाई, क्लियर है? अभी फिलहाल के लिए ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें सेम होंगी तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो व्हेन दिस इज आर एंड लेट्स कंसीडर दिस इज आर डैश, ओके, सो इफ r and r dash are equal, then it is transitive. Then r is transitive. Then r is transitive. R is transitive. Then r is transitive. Otherwise r is not transitive. कोवाई क्या है भाई? भाई देखो, आप अपना कॉन्सेप्ट मत लगाओ, शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ मैट्रिक्स कुछ मत, जो मैं बता रहा हूं वो कर लो। आपके आपके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जो आप लोग लिख रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देख लो बस। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बात नहीं। अबे ये क्या है, कौन सा कोरियन भाषा बोलना शुरू कर दिया है? क्लियर है? तो तुम लोग अब जापानीज भी देखना शुरू कर दिए। एक साथ मिलके देख रहे हो क्या, इरशाद अली, देवराज और अभिषेक एक साथ जापानीज देख रहे हो क्या? हाँ। खोई। ये एनिमी देखते हैं लोग, सही है, देखो, लेकिन यहां मत लिखो ना। एक साथ बैठे हैं ये हॉस्टल में। सर इन 2 वी कैन राइट 2,1। कहां है 2 भाई? 2 2 3 3 2 1। हाँ, इसमें हमको 2,1 लिखना पड़ेगा।
हाँ फिर 2 के लिए चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कौन लिखा था? हाँ विश्वजीत, वेरी गुड। अरे आप लोग ना रिवाइज रिवाइज का टेंशन मतलब रिवाइज में करवा दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये गेट का, ये कर लो आप लोग तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये 1,1 और फिर 2,1, फिर है 2,2 और फिर है 2,3, इसके बाद में 2,4 और फिर ये 3,1 एंड देन 3,2, 3,3 और फिर 3,4। चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। आपका जो सेट है दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2, 3,4। ट्राई टू डू इट। ये नेजुको, ये माइकी। अच्छा अभिषेक राजपूत, तो तुम चुगली करने आ गए कि सर नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, ये जो नेजुको जो है और ये माइकी जो है ये सब एनिमी वाले। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई वढ़ाई करने से होगा। अच्छा मेरा साइड ले लो। मैं भी कल से अपना नाम चेंज करके आता हूँ। विलन का नाम बताना। एनिमी में विलन कौन रहता है? वो मैं रहूंगा। मतलब ऐसा विलन जो अच्छा वाला विलन हो, बाद में पता चले कि वो पहले विलन होता है लेकिन बाद में जाके पता चले कि नहीं वो अच्छा इंसान था, वैसा वाला बताना। ठीक है, ठीक है, नहीं रहने दो अभी कुछ ज्यादा। चलो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? माइकी भाई रहने दे, बाबा ही ठीक है। कुछ स्पेलिंग यहाँ वहां हो जाएगी ना। इट इज ए ट्रांजिटिव और नॉट? ठीक है, 1,1 तो दिस इज 1,1 है ये, फिर 2,1, फिर ये 2,1, 2,2,1 है, फिर ये 2,2,2 है। ठीक है, और फिर ये 2,2,3 है। ठीक है, ये 2,2,3 है, फिर 2,2,4। ओके वी विल मूव फ्रॉम 2,2,4 एंड 3,2,1 एंड ये 3,2,1 है, फिर 3,2,2 है, फिर 3,2,2 है, फिर 3,2,3 भी है, 3,2,3 भी है, फिर 3,2,4 है। ये हमारा डायग्राम हो गया हर एक चीज के लिए। अब क्या करेंगे, वी विल स्टैंड ऑन वन एंड वी विल आस्क। ठीक है, अब पहले एक पे खड़े होते हैं और एक से पूछते हैं कि भाई कहाँ जा सकता है। तो एक बताएगा कि भाई एक जो है ना वो मैं जा सकता हूँ 1,1 पे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 2 पे खड़े होऊंगा और 2 से पूछूंगा तू कहाँ जा सकता है। तो 2 मुझे ये बताएगा कि देखो 2 जो है वो पहले 2 पे आ सकता है, मतलब ये 2,2 आ जाएगा। फिर 2 जो है वो 3 पे आ सकता है, फिर ये 2,3 हो जाएगा। अब देखो 2 जो है वो 4 पे भी जा सकता है, तो ये 2,4 हो जाएगा। और 2 अगर 3 पे गया, 3,1 पे गया, तो ये 2,1 पे भी जा सकता है। आप ना यहाँ पर भी रुक के चेक कर सकते हो, मतलब ये आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी चेक कर सकते हो। जैसे 1,1 है, 2,2 भी है, 2,3 भी है, 2,4 भी है और 2,1 भी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 पे हम लोग जाएंगे। अब 3 से जो है वो एक चीज ये है कि 3 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से हम लोग 4 पे जा सकते हैं, 3 से हम लोग 1 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और 3 से हम लोग 1 पे गए, अच्छा 3 से हम लोग 2 पे भी जा सकते हैं, तो 3 से हम लोग 2 पे भी जा सकते हैं। 3,1 भी है, 3,2 भी है, 3,3 भी है, 3,4 भी है। सो 3 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2,2 भी है, 4 है। तो कैन वी से दैट इट इज ट्रांजिटिव? यस इट इज ए ट्रांजिटिव, इट इज क्लियरली ए ट्रांजिटिव। क्लियर? ठीक है, yes we can say that it is a transitive। so basically it was your gate question but it will become very easy। ठीक है, ये इजी हो गया। तो अब इसमें क्या होगा मालूम है, हर एक ऑर्डर पेयर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है हमको, मतलब हर एक ऑर्डर पेयर के लिए लॉजिक भी लगाना नहीं पड़ेगा एंड वी कैन इजिली ट्राई टू फाइंड इट आउट।
मतलब आयुष अगर, ठीक है आयुष, अगर तुमको यहां पर ही समझ में आ जा रहा है तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम तब करते हैं जब हमारा इसमें दिमाग काम नहीं करता है। अब अगर आपको लग रहा है कि अगर ये सही है, अब जैसे मैं अगर लॉजिक से जाता तो भाई 2 1 1 1 2 1 है, 2 2 2 1 2 1 भी है, 2 3 3 1 1 2 1 है, तो इसमें मुझे सोचना पड़ता, बट यहां पर मैं इजिली आई कैन ट्राई टू गेट इट माई वैल्यूज। फाइनाइट वाले विनय, ये फाइनाइट के लिए चीज है, ये आपको फाइनाइट के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट के लिए चेक करना है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, डन एवरीवन, इजी, प्लीज लेट मी नो दैट। हाँ 1 से 1 ही होगा। हाँ प्रज्वल वैसा ही होगा। क्लियर है सबको? इजी राइट एवरीवन? ओके दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। वैसे भी आज लोग काफी ज्यादा आप लोग परेशान थे, तो जाने देते हैं। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय एनिमी वालों। गुड नाइट। होमवर्क वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्राई करो।